Satyabama Institute of Science and Technology. हेलो सभी को, मैं हूं डॉक्टर शांतिनी भट्टाचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो कि आता है, हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जो कि आता है यूनिट 1 से इंजीनियरिंग केमिस्ट्री कोर्स। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एक सबसे सिंपलेस्ट क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम है जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पर उससे पहले हम थोड़ा सा वेव फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। और आप सभी को पता है, क्योंकि आप पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए न्यूटन्स लॉज काम नहीं करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करना पड़ता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत सारे थियरीज है, जैसे कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगलीज थियरी, देन प्लैंक्स थियरी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जिसको अभी भी वेव फंक्शन पूरा समझ में नहीं आया, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ मैं एक टीचर हूँ, मैं एक नए क्लास में गई हूँ और सभी स्टूडेंट्स को मैं नहीं पहचानती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी स्टूडेंट के बारे में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए। अगर मुझे एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिल जाए किसी भी स्टूडेंट से, तो मुझे कितना सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती हूँ उस स्टूडेंट का, जैसे कि उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका ब्लड ग्रुप, उसके पेरेंट्स के नाम। तो मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड डिस्क्राइब कर रहा है एक स्टूडेंट को। ठीक ऐसी तरह वेव फंक्शन भी डिस्क्राइब करता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को। तो अभी आई थिंक जिसको समझ में नहीं आया था उन लोगों को भी क्लियर हो गया। पर कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन, मतलब कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला या इक्वेशन को हम वेव फंक्शन बोल सकते हैं या मान सकते हैं? नहीं। इसके लिए 4 एक्सेप्टेबल कंडीशंस है, जो कि वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, वेव फंक्शन फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। अब नॉर्मलाइज्ड क्या है ये हम बाद में देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स को सॉल्व करने की। अब सॉल्व करने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि इस अजम्पशंस के बिना सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। तो अजम्पशंस क्या है? पार्टिकल एक है, यहाँ मैं ले रही हूँ पार्टिकल बीट इलेक्ट्रॉन, और पार्टिकल 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है। मतलब सपोज ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और एक बॉक्स है, बॉक्स मतलब 2 वॉल्स, इमेजिनरी इनफाइनाइट वॉल्स हम सोचेंगे। इनफाइनाइट वॉल्स क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन वॉल तक ना आ पाए या फिर वॉल को क्रॉस ना कर पाए। तो इलेक्ट्रॉन वॉल के मतलब बॉक्स के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि एक बॉक्स है, बॉक्स का 2 वॉल है, इमेजिनरी वॉल है, और यू कैन से 2 बाउंड्रीज है, जिसको स्टार्ट करता है x = 0 से x = l तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस बॉक्स का लेंथ है l। इस बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल है बीट इलेक्ट्रॉन, जो एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है, इसलिए 1 डायमेंशनल, जो कि है x। अब बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, बॉक्स के वॉल पे भी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, इस वॉल पे भी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, और बाहर भी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है। तो ओनली बॉक्स के अंदर ही पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब आते हैं वेव फंक्शन में। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर जहाँ पे पार्टिकल रहेगा, वहाँ पे वेव फंक्शन का कोई वैल्यू होगा, पर जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल नहीं रहेगा, वहाँ पे वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। तो हमने क्या लिया है कि पार्टिकल हमारा बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, इसीलिए वेव फंक्शन नॉन ज़ीरो होगा, उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। पर ये दोनों वॉल पे कोई पार्टिकल नहीं है, तो इसमें वेव फंक्शन 0 होगा, और बाहर आउटसाइड ऑफ द बॉक्स बाहर भी वेव फंक्शन 0 होगा। तो इसी बाउंड्री कंडीशंस या फिर अजम्पशंस को हम मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका x 0 से पहले है, मतलब आपका डिस्टेंस या पॉइंट अगर 0 से पहले है या फिर x l से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोई पार्टिकल है नहीं, इसका मतलब वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस, जहाँ पे है x 0 और l के बीच में है। तो 0 और l के बीच में अगर कोई पॉइंट है जहाँ पे मेरा पार्टिकल है, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी जानते हैं कि इस पॉइंट पे मेरा पार्टिकल है, क्योंकि बॉक्स के अंदर ही पार्टिकल है। तो यहाँ पे वेव फंक्शन 0 नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम सॉल्व हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमारा मदर इक्वेशन से। मदर इक्वेशन क्या है? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, क्योंकि पार्टिकल इन 1D बॉक्स एक एप्लीकेशन है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या है? डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 8 पाई स्क्वायर m इंटू ई माइनस वी बाई 8 स्क्वायर इंटू साई। यहाँ पे साई क्या है? वेव फंक्शन है। ये पार्शियल डबल डेरिवेटिव है। m है मास ऑफ दैट पार्टिकल, e है एनर्जी, v है पोटेंशियल एनर्जी, h है प्लैंक्स कांस्टेंट और ये साई अगेन वेव फंक्शन। ठीक है, तो हमारा फोकस क्या है? पार्टिकल इन 1D बॉक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इसका मतलब हमारा फोकस बॉक्स के अंदर है, ना कि बाहर है। तो बॉक्स के अंदर हमने क्या देखा है? पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो हमको क्या करना है? इस v को 0 पुट कर देना है। अगर यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e बाई 8 स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। अब फिर से थोड़ा एज्यूम करना है कि 8 पाई स्क्वायर m इंटू ई बाई 8 स्क्वायर, इसको हम k स्क्वायर पकड़ लेते हैं। लेट इट से बी k स्क्वायर। अगर ये k स्क्वायर हो गया तो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला, इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना हमारा काम नहीं है, वो मैथ्स वालों का काम है। केमिस्ट्री वाले सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमको कैसे मिलेगा सोल्यूशन? तो हम यूज़ करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या है? वेव फंक्शन, जो सॉल्व करने के बाद इसका साई आता है a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। ये है एक जनरल सोल्यूशन। अब रिमेंबर, हमें ये जनरल सोल्यूशन इसको कन्वर्ट करना है। हमें ये जनरल सोल्यूशन को एक जनरल सोल्यूशन से कन्वर्ट करके हम पार्टिकल इन 1D बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हाँ, कैसे करेंगे हम? हमें दो बाउंड्री कंडीशंस जो हमने पढ़े हैं, वो दो बाउंड्री कंडीशंस को हमें इम्प्लीमेंट करना है 1 by 1। आफ्टर दैट इसके बाद वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पार्टिकल 1D बॉक्स प्रॉब्लम में। तो चलिए पुट करते हैं पहला बाउंड्री कंडीशंस। पहला बाउंड्री कंडीशंस मतलब जो पहला वॉल है। रिमेंबर, जो पहला वॉल है x इक्वल्स टू 0। हम क्या जानते हैं? x इक्वल्स टू 0 में कोई पार्टिकल है या नहीं? कोई पार्टिकल नहीं है। इसका मतलब उसका वेव फंक्शन 0 है। तो x इक्वल्स टू 0, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? साई भी 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे तो कोई पार्टिकल है नहीं। तो साई की जगह हमने 0 पुट कर दिया है, इक्वल टू a साइन k इंटू एक्स। अब x की जगह 0 होगा प्लस b कॉस k इंटू एक्स। एक्स की जगह 0 पुट होगा। अब आपको पता है साइन 0 क्या होता है? 0, पर कॉस 0 क्या होता है? 1। तो इसका मतलब b इक्वल टू 0। ये एक सोल्यूशन हुआ। तो आपको क्या समझ में आया? b कंटेनिंग कोई टर्म है ही नहीं वेव फंक्शन में, सिर्फ a कंटेनिंग टर्म रह जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। अब हम दूसरे वॉल पे जाएंगे। रिमेंबर, दूसरा वॉल, दो वॉल था 1D बॉक्स में। दूसरा वॉल मतलब x इक्वल्स टू l। तो व्हेन वी विल पुट x इक्वल्स टू l, ऑलरेडी हमको पता है क्या कि b 0 है। ठीक है, और x इक्वल्स टू l में दूसरा वाला वॉल पे भी कोई पार्टिकल नहीं है। इसका मतलब वेव फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे भी हमें 0 पुट करना पड़ेगा। ऑलरेडी b हमारा 0 है, तो क्या बचा? a साइन k इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अब x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? l पुट करना पड़ेगा। तो a साइन k l इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। ये 0 कब हो सकता है? आइदर a 0 है या फिर साइन ऑफ k l 0 है, जिसके लिए रिजल्टेंट 0 आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, a 0 है या ये 0 है? हाँ, आप देख चुके होंगे a 0 नहीं हो सकता। क्यों? a क्यों नहीं 0 हो सकता? एक साई इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। ऑलरेडी हमें पता है कि b वाला टर्म चला गया, क्योंकि b 0 है। अब अगर a भी 0 हो गया तो पूरा वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा। ये तो हमारा एजम्पशन नहीं था। हमारा एजम्पशन क्या था? कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, तो इसका मतलब a 0 नहीं हो सकता। तो हमारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, और वो है क्या? साइन ऑफ के एल इक्वल टू 0। तो चलिए लिखते हैं साइन ऑफ के एल इक्वल टू 0। अब साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू 0, साइन 0 वैल्यू कब देता है? साइन एनी मल्टीपल ऑफ पाई इज 0, ये हमें पता है। तो साइन
एनी मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स साइन ऑफ एन पाई इक्वल टू 0, तो हम 0 की जगह साइन ऑफ एन पाई पुट करेंगे, तो साइन ऑफ के एल इक्वल्स टू साइन ऑफ एन पाई। अब इससे हम लिख सकते हैं के एल इक्वल्स टू एन पाई, तो के इक्वल्स टू एन पाई बाई एल, तो हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ के मिल गया। ऑलरेडी जब हम कर रहे थे स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, जब हम सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे हमने देखा है कि हमने के स्क्वायर को एज्यूम किया था। अब अगर हमें इस के को हम स्क्वायर कर दे तो वो दोनों वैल्यू एक होना चाहिए, तो हम इस दोनों को इक्वेट करेंगे। क्यों इक्वेट करेंगे? एनर्जी हमें मिल जाएगा वहाँ से। पर उससे पहले देखते हैं कि अभी वेव फंक्शन हमें कितना मिला है। तो वेव फंक्शन इक्वल्स टू ए साइन के की जगह हमने पुट कर दी है एन पाई बाई एल इंटू एक्स, तो ये हो गया हमारा वेव फंक्शन। किसी भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का पहला फोकस होना चाहिए कि हमें वेव फंक्शन निकालना पड़ता है। वेव फंक्शन, फिर से मैं बोलूँगी, वेव फंक्शन एक आईडी कार्ड की तरह है। अगर वेव फंक्शन निकाल दिया तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमें मिल सकता है। ये तो वेव फंक्शन हमें मिल गया, पर ये वेव फंक्शन कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि अभी भी इसमें ए है जो कि जनरल सोल्यूशन से आता है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल जब हमने सॉल्व नहीं की थी, हमें मिला था जनरल सोल्यूशन, तो ये जनरल सोल्यूशन में अभी भी ए है, तो हमें ए को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इस के से एनर्जी निकाल लेते हैं। तो चलिए एनर्जी निकालते हैं। हमने ऑलरेडी के स्क्वायर को एज्यूम किया था, ये ठीक है। जब हमने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो ये के स्क्वायर हमने एज्यूम किया था 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई बाई एच स्क्वायर, और सॉल्व करने के बाद हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ के मिल गया। अब उस एक्चुअल वैल्यू ऑफ के को हम जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो इस दोनों को हम इक्वेट करेंगे। तो इस दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमारा ई क्या, ये रीअरेंज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल क्या आ रहा है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एनर्जी किसका? ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास ऑफ द पार्टिकल और l है लेंथ ऑफ द बॉक्स। अब एक एक करके देखते हैं कि अगर हम n1 पुट करें, n2 पुट करें तो क्या होता है। जब हम n1 पुट करेंगे n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर, तो ये हो गया n हो जाएगा 1, तो 1 स्क्वायर होता है 1, एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। n जब 2 पुट करेंगे तो होगा 2 स्क्वायर मतलब 4, एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। सिमिलरली 3 and 4। तो अगर हम देखें कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे जब हम चेंज कर रहे हैं n1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सिर्फ एक यूनिट का चेंज है, पर हम देखेंगे कि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है। एनर्जी गैप ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि जब n चेंज हो रहा है बाई 1 यूनिट तो उसका एनर्जी चेंज हो रहा है n स्क्वायर में, तो स्क्वायर टर्म में वो चेंज हो रहा है, इसीलिए एनर्जी गैप ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि है n, जब इंक्रीज होगा स्पेसिंग बिटवीन 2 एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 0 पॉइंट एनर्जी। कहीं पे पूछ सकता है 0 पॉइंट एनर्जी, कहीं पे बोल सकता है मिनिमम एनर्जी, कहीं पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, सब सेम है। क्या है? व्हेन n इक्वल्स टू 1, आपका एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स है n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। उसमें अगर n1 पुट कर दोगे तो एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर, ये है 0 पॉइंट एनर्जी, मतलब ये मिनिमम एनर्जी है एक मूविंग पार्टिकल का इन 1D बॉक्स में। तो अब हम कंप्लीट करेंगे हमारा वेव फंक्शन जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने बोला था कि वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी भी a का वैल्यू हमें नहीं पता है, बस a की वजह से वो वेव फंक्शन पूरा कंप्लीट नहीं है। अब a का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? बाय नॉर्मलाइजेशन मेथड, क्योंकि हमें पता है, हमने देखा है कि एक वेव फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन जब वेव फंक्शन होता है तो उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड बोलते हैं हम। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? सपोज आपका वेव फंक्शन साई है, उस वेव फंक्शन की मॉड को अगर मैं स्क्वायर करती हूँ, मतलब वेव फंक्शन को अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब वो पार्टिकल को पाने की प्रोबेबिलिटी, उस पार्टिकल को उस गिवन रेंज ऑफ स्पेस में पाने की प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, और उसको साइज स्क्वायर बोलते हैं, मतलब वेव फंक्शन का स्क्वायर। और अगर हम उस वेव फंक्शन के स्क्वायर को इंटीग्रेट करें उस पूरे स्पेस में जो कि दिया हुआ है, गिवन स्पेस ऑफ रीजन में अगर हम पूरा इंटीग्रेट करें, मतलब इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ अगर हम करें, मॉड ऑफ साई का स्क्वायर करें, तो उसका वैल्यू आना चाहिए 1,
मतलब 100% प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि आपको वो पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसी के हेल्प से हम वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ ए के लिए देखो, पहले हमारा वेव फंक्शन क्या है, फिर से दोहराते हैं। वेव फंक्शन है ए साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स, ये हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब क्योंकि ये वेव फंक्शन है एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का, हमारा सिस्टम है पार्टिकल इन 1D बॉक्स, तो ये नॉर्मलाइज होना चाहिए। और अगर ये नॉर्मलाइज है तो इसका स्क्वायर अगर हम इंटीग्रेट करें बॉक्स के लेंथ से 0 to L, तो उसका वैल्यू होना चाहिए 1। तो इंटीग्रेशन 0 to L, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू शुड बी 1, ठीक है। अब ए स्क्वायर को बाहर कर देंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, अंदर क्या है साइन स्क्वायर समथिंग, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। ट्रिगोनोमेट्री में हमने क्या पढ़ा है, 2 साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। देखो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब इस इंटीग्रेशन को हम दोनों पार्ट्स में सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। ए स्क्वायर बाई 2 को हमने अलग कर लिया और कॉस 2n पाई बाई एल इंटू एक्स को हमने अलग इंटीग्रेशन कर लिया। तो पहले इस वाले को देखते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा, ये बहुत इजी होगा। ये तो इजी है ही, पर ये भी और भी इजी है, ये देख लेते हैं। क्योंकि देखो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। अब अगर अपर लिमिट क्या होगा, एल होगा। अगर इस एक्स में मैं अपर लिमिट एल देती हूँ तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा एन ऑफ पाई टू एन ऑफ पाई। साइन एनी मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, फिर से 0 होता है। तो ये 0 हो रहा है अपर लिमिट में, तो फिर लोअर लिमिट में क्या होगा, लोअर लिमिट में एक्स हम 0 पुट करेंगे, तो साइन ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रह जाएगा सिर्फ ये वाला टर्म, ये वाला टर्म अपर लिमिट होगा l, लोअर लिमिट 0, तो इसमें आ जाएगा a इक्वल टू √2/l। तो हमें a का वैल्यू मिल गया जो कि है √2/l। अब खत्म करते हैं इस वेव फंक्शन को, जो कि है एग्जैक्ट पूरा वेव फंक्शन है पार्टिकल इन 1D बॉक्स का, वो है साई इक्वल टू √2/l साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स। ये है हमारा पार्टिकल इन 1D बॉक्स का वेव फंक्शन, जो कि कंप्लीट वेव फंक्शन है। अब हमें थोड़ा जानना है नोड के बारे में। ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैंने बोल दी है और वेव फंक्शन तो आपको पता ही है। अब नोड क्या है, अब अगर हम रिकॉल करेंगे उस पार्टिकल इन 1D बॉक्स के अजम्पशन को, हमें क्या याद है कि 2 वॉल थे, ठीक है, और पार्टिकल एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा था एक्स डायरेक्शन में, और 2 इमेजिनरी इनफाइनाइट वॉल्स थे। अब 2 वॉल में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, मतलब कोई पार्टिकल है नहीं, तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। पर अगर किसी पॉइंट पे मतलब x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l, जो बॉक्स का लेंथ है, उस लेंथ में अगर किसी भी पॉइंट पे अदर देन बाउंड्रीज को मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बाउंड्रीज में तो ऑलरेडी हमने एज्यूम कर लिया है कि वहाँ पे वेव फंक्शन 0, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टिकल है नहीं वॉल पे, ठीक है। पर 2 बाउंड्रीज को छोड़ के, एक्सेप्ट 2 बाउंड्रीज, अगर किसी भी जगह किसी भी पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l के बीच में किसी भी पॉइंट में अगर साई 0 हो जाता है, मतलब वेव फंक्शन अगर 0 हो जाता है, तो साई स्क्वायर भी 0 होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी 0 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल को पाने का प्रोबेबिलिटी भी 0 होगा। उस पॉइंट को हम नोड बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। और नोड का फॉर्मूला है, अगर जल्दी जल्दी निकालना है तो नोड का फॉर्मूला क्या है, n-1। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसमें कोई नोड नहीं होगा, 1 - 1 0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, 2 - 1 1, तो एक नोड होगा। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, बहुत ईजी है। तो हमारा n1 के लिए वेव फंक्शन अभी हमने निकाले है। वेव फंक्शन क्या है, √2/l साइन n पाई बाई एल इंटू एक्स। अब n की जगह 1 पुट कर दिया है, तो पाई बाई एल इंटू एक्स। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो साइन ऑफ पाई 0, साई 0 आ रहा है, और x इक्वल्स टू l पुट करोगे तो भी 0 आ रहा है। पर ये कोई नोड नहीं है, ये तो हमारा अजम्पशन था, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू l पे ये 0 होगा। पर उसके अलावा और कोई भी पॉइंट नहीं है फॉर n इक्वल्स टू 1 जहाँ पे साई 0 हो रहा है। इसका मतलब वेव फंक्शन, फर्स्ट वेव फंक्शन जो है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन n इक्वल्स टू 1 के लिए कोई नोड है नहीं। और ये आप चेक भी कर सकते हो, n अगर 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, मतलब कोई नोड है नहीं। n इक्वल्स टू 2 के लिए आप देखोगे, अगर आप x इक्वल्स टू l बाई 2
पुट करोगे तो यहाँ पे साई 0 हो रहा है, या फिर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू l, वहाँ पे तो 0 होगा ही, तो वो दोनों नोड नहीं है। x इक्वल्स टू l/2 में आपका साई 0 हो रहा है, इसका मतलब n इक्वल्स टू 2 में एक नोड आ रहा है। और एक लास्ट वाला हम करेंगे n इक्वल्स टू 3 में, अगर आप x इक्वल्स टू l/3 पुट करोगे तो देखोगे कि साई 0 हो रहा है, या फिर x इक्वल्स टू 2l/3 करोगे तो भी साई 0 है, क्योंकि साइन ऑफ 2 पाई हो जाएगा, वो भी 0 है। तो फॉर n इक्वल्स टू 3 हमको क्या पता है, n-1 नोड होगा, 3-1 2 नोड्स आ रहा है, एक x इक्वल्स टू l/3 में, एक 2l/3 में। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि बहुत सारा जगह पे क्वेश्चन भी आता है, वो है कि कर्व कैसा होता है, वेव फंक्शन का कर्व वर्सेस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, ठीक है, दिखने में कैसा होता है और कोई अंतर होता है कि नहीं, कोई डिफरेंस है या नहीं। तो देखिए फॉर n इक्वल्स टू 1 वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब साइज का स्क्वायर कोई डिफरेंस नहीं है और कोई नोड भी नहीं है, n-1 1-1 0 है। फॉर n इक्वल्स टू 2 हमें क्या पता है, 2-1 एक नोड होगा, तो यहाँ पे वो नोड है, ये वेव फंक्शन का कर्व है, यहाँ पे वो नोड है। अब ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है ये हम्प, और ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में ये हम्प है वेव फंक्शन का। अब इसको अगर हम साइज स्क्वायर करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व करते हैं, तो कैसा दिखेगा, अगर किसी चीज को आप स्क्वायर करोगे तो कोई नेगेटिव कुछ नहीं होता, वेव फंक्शन नेगेटिव हो सकता है, वेव फंक्शन साई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर वेव फंक्शन का स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, सब पॉजिटिव होगा। ये जो हम्प आ रहा है नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है साई स्क्वायर में। देखो 2 हम्प है, यहाँ पे भी 2 हम्प है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, पर ये सब पॉजिटिव में है। सिमिलरली और एक बार चेक कर लीजिए, n इक्वल्स टू 3 के लिए 2 नोड है, हमने देखा है l/3 में और 2l/3 में, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वही साई स्क्वायर में क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक डिस्कशंस यहाँ खत्म होता है, पर हम वीडियो ख़त्म नहीं करेंगे, हम 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर है, एनर्जी के ऊपर है, एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.1 × 10⁻31 kg इन 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। क्या आपको पता है फॉर्मूला क्या है, n² h² / 8ml²। अब यहाँ पे पूछा है 0 पॉइंट एनर्जी, मतलब n हो जाएगा 1, तो 1² मतलब 1, तो h² / 8ml², ठीक है। अब आपका l क्या है, l है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे हम सब पुट करेंगे। मास क्या है 9.1 10⁻31 दे दिया है, डिस्टेंस भी दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये h प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है 6.626 × 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इन सबको यहाँ पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.6 × 10⁻17 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम जूल बोल सकते हैं, जो कि एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। अब h² होगा तो उसका यूनिट भी स्क्वायर होगा, बाकी सब यूनिट को ऐसे निकालना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट एज जूल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से पूछा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फिर से ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब आपको n1 पुट करना है, वही h² / 8ml²। यहाँ पे मास, फिर से अगर मास लिखा हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन बोला है, तो आपको याद रखना है कि उसका मास 9.1 × 10⁻31 kg है, और लेंथ ऑफ द बॉक्स दिया है विद ऑफ 0.2 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻9 मीटर। अब सेम चीज़ आपको पुट करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता ही होना चाहिए, वही kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा, वो जूल में लिखना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, इसको यहाँ पे पूछा है कि कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड एनर्जी लेवल। अब सेकेंड एंड थर्ड एनर्जी लेवल का डिफरेंस पूछा है, मतलब डेल्टा ई पूछा है, तो डेल्टा ई मतलब E3 - E2, क्योंकि थर्ड और सेकेंड पूछा है, तो E3 - E2 पहले E3 क्या होगा, n3 होगा, तो n² मतलब 3 3 = 9, तो 9h² / 8ml² माइनस 4h², क्योंकि 2 का स्क्वायर n इक्वल्स टू 2, 4h² / 8ml², इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5h² / 8ml²। सिमिलरली आपको पुट करना है प्लैंक्स कांस्टेंट, 5 ऑलरेडी है, 8 × मास, मास ऑलरेडी आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास, इनटू लेंथ, तो लेंथ ऑफ बॉक्स दिया है 1 नैनोमीटर, इसको आपको चेंज करना है, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, ठीक है।
तो आपका फिर से आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आपको जूल में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म होता है, सब डिस्कशंस ख़त्म होते हैं। तो छोटा सा समराइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़े आज। तो हमने पढ़ा है वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स, फुल वेव फंक्शन हमने पढ़े हैं। पहले हमने इसके साथ हमने ए वैल्यू ऑफ ए भी निकाला है। वैल्यू ऑफ ए मतलब ए को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट या फिर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। उसके बाद हमने एनर्जी निकाले हैं, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स n²h²/8ml², और उसका न्यूमेरिकल भी हमने किया है। फिर नोड्स एंड नोड्स का कैलकुलेशन, कहाँ पे नोड्स होगा, कौन से जगह पे नोड्स होगा, कितने नोड्स होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, कितना नोड्स होगा, ये सब हमने देखा है। और हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी देखा है जो कि है मॉड ऑफ साइज का स्क्वायर। और हमने और एक चीज़ देखा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व वर्सेस वेव फंक्शन कर्व। और हमने न्यूमेरिकल्स भी की है। ये सारे की पॉइंट्स हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो आपके नीचे हुए दिए गए इस ऑफिशियल मेल आईडी में आप एक मेल शूट कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन भेज सकते हैं। I will try to answer each one of you. Thank you.